Hello students, welcome back to Master 60 Education. My name is Priyanshi Jain and today we will be learning a chapter called Power Sharing. ये चैप्टर में हमें मेनली ये पढ़ना है कि पावर शेयरिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन कंट्री, ऑन डेमोक्रेसी, ऑन एंड पीपल. बेसिकली पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या है कि एक जैसे सपोज सिंपल लैंग्वेज में मैं अपनी पावर सुपर पावर तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, तो हम दोनों इक्वली क्या हुए, पावर शेयरिंग के लायक हुए, राइट. स्टार्टिंग विथ इंडेक्स. So we will be learning about power sharing impact on democracy. So we will be learning about power sharing impact on democracy. Second is Belgium and Sri Lanka introduction. हमने दो countries का example लेके power sharing को explain किया है. Third is accommodation in Belgium. Belgium में क्या हुआ था, क्या constitution आया था. Fourth is मेजोरिटेरियज्म जो कि श्रीलंका में दिखाया गया था. देन व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है विद पावर शेयरिंग. सो स्टार्ट करते हैं हम बेल्जियम से. बेल्जियम के बारे में हम थोड़ा पहले इंट्रो पढ़ेंगे. बेल्जियम क्या है, एक स्मॉल कंट्री है जो कि यूरोप में एसोसिएटेड है और उसकी पॉपुलेशन है वो लेस देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन हरियाणा की है. इंडिया में हरियाणा स्टेट है, उसकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ बेल्जियम और वो स्मॉलर एरिया में भी है देन हरियाणा. अब इसके जो बॉर्डर्स हैं वो हम देखते हैं. फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, ये सब उसके बॉर्डर स्टेट्स में आते हैं. नाउ बेल्जियम का मैप अगर हम देखने जाएं तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड फ्लेमिश रीजन. फ्लेमिश रीजन के अंदर 59% डच लैंग्वेज वाले पीपल रहते थे. नाउ दिस रीजन इज कॉल्ड वेलोनिया रीजन, जहां पे 40% फ्रेंच लैंग्वेज वाले रहते थे. एंड दिस रीजन इज ऑफ 1% वेयर जर्मन लैंग्वेज वाले रहते थे. नाउ दिस इज द कैपिटल ऑफ ब्रुसेल. ओके, वन मोर टाइम. 1 2 3. ओके, सो बेल्जियम का जो कैपिटल है इज कॉल्ड एज ब्रुसेल. ब्रुसेल में 80% of people were speaking French language and 20% of people were speaking Dutch language. That is opposite हो गया. क्यों? क्योंकि फ्लेमिश रीजन में तो 59% डच लैंग्वेज थे, लेकिन ब्रुसेल में 80% लोग फ्रेंच बोलते जाते थे. दैट इज डच बोलने वाले रीजन में फ्रेंच बोलने वालों की ज्यादा पॉपुलेशन थी एंड डच बोलने वाले सिर्फ 20% ही थे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या एसोसिएट होने लगी वो देखते हैं. माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वहां पे काफी रिच और पावरफुल हो गई थी. दैट इज माइनॉरिटी कौन था? फ्रेंच. दिस वाज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देम वुड हैपन मच लेटर. दैट इज क्या हुआ था, माइनॉरिटी रिच स्पीकिंग जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल होती जा रही थी, और जो डच कम्युनिटी थी जो वहां पे रह रही थी दैट इज 20% ही थे, वो क्या होते थे, उनको बेनिफिट कम मिलने लगा. उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन बहुत देर बाद होता था देन फ्रेंच लैंग्वेज.
नाउ दिस लीड्स टू टेंशन बिटवीन देम. क्या होता था, किसके टेंशन होती थी? डच और फ्रेंच के बीच में टेंशन क्रिएट होने लगी, जो कि 1950 और 1960s में सबसे ज्यादा देखा गया था. Now this tension between two communities was more acute in Brussels. क्यों? क्योंकि ब्रुसेल में ही हमने देखा कि अपोजिट हो रहा था. जहां पे फ्रेंच बोली जाती थी वहां पे ओके, वन मोर टाइम. सो ये ब्रुसेल में क्यों देखा गया था? क्योंकि ब्रुसेल ही एक ऐसा कैपिटल था बेल्जियम का जहां पे एक स्पेशल प्रॉब्लम हो रही थी, दैट इज डच स्पीकिंग लैंग्वेज को मेजॉरिटी ऑफ कंट्री में जा रहा था, बट अ माइनॉरिटी इन अ कैपिटल. मेजॉरिटी थी वो, लेकिन उसके कैपिटल में वो माइनॉरिटी में थी. ना ये जो प्रॉब्लम हो रही थी बेल्जियम की, उसको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए वो देखते हैं. सो दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन इन बेल्जियम, दैट इज जहां पे पावर शेयरिंग स्टार्ट हुई. So between 1970s and 1993, they amended a constitution 4 times. Constitution में 4 times changes हुए between 1917 to 1993 to work out an arrangement, एक arrangement work out के लिए to enable everyone to live together within a same country. अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी थी, दोनों के बीच में एक रेस चल रही थी टू गेन देयर व्यूज, टू गेन देयर पब्लिसिटी, और उनकी पॉपुलेशन को मैक्स करना था. नाउ इसके गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए? तो फर्स्ट स्टेप वाज नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को इक्वल कर दिया. एक हायरार्की होती है गवर्नमेंट की, दैट इज सेंट्रल लेवल, देन स्टेट लेवल, देन लोकल लेवल. तो सेंट्रल लेवल पे फ्रेंच लोगों ओके, सो सेंट्रल लेवल पे ब्रुसेल की गवर्नमेंट ने क्या किया, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर रजिस्टर कर दिए, दैट इज डच स्पीकिंग भी और फ्रेंच स्पीकिंग भी दोनों इक्वल रख दिए ऑफ मिनिस्टर्स. सेकेंड इज लॉज नीड्स लिंग्विस्टिक मेजोरिटी, दैट इज कि ये जो वॉर चल रहा था बिटवीन फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग, उसको इक्वल करने के लिए जितना फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उतना ही डच स्पीकिंग पीपल को रखा गया, दैट इज इक्वल नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक मेजोरिटी रखी ताकि किसी को माइनॉरिटी फील ना हो. नेक्स्ट इज स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट. ये जो हमने हायरार्की देखी, पहले सेंट्रल लेवल, देन स्टेट लेवल, देन लोकल लेवल, तो ऐसा नहीं था. सेंट्रल लेवल के पास इतनी राइट्स या फिर इतनी पावर नहीं थी, उनको सबऑर्डिनेट करके हमने स्टेट को भी पावर ऑफ एसोसिएशन दी ताकि स्टेट भी कुछ हद तक हेल्प कर सके टू माइनॉरिटी. फोर्थ इज ब्रुसेल हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज ब्रुसेल में एक ऐसी गवर्नमेंट बना दी जहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंच एंड डच पीपल विल बी देयर. मतलब कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप नहीं रहेगा, एवरीवन विल बी ऑन इक्वल साइड. एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑल्सो एग्जिस्ट. जो कम्युनिटी ग्रुप्स बना दिए थे, जैसे कि हमने 3 स्पीकिंग पीपल देखे, फ्रेंच, डच एंड जर्मन, तो इन तीनों की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी ताकि वो जो पीपल हैं जो उन ग्रुप से रिलेटेड हैं वो उन्हीं गवर्नमेंट के पास जाएं टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम. सपोज जर्मन पीपल 1% थे, तो जर्मन पीपल उनके खुद के कम्युनिटी गवर्नमेंट में जाएंगे टू रिजॉल्व देयर मैटर. सो ये जो हमने अकोमोडेशन देखा बेल्जियम का, उसमें हमें क्या पता चला कि जो वॉर हो रहा था बिटवीन फ्रेंच एंड डच पीपल, वो रिजॉल्व करके ब्रुसेल ने क्या किया, एक इक्वल कम्युनिटी, एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया. दैट मीन्स ये जो स्टेप्स हमने देखे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर शेयरिंग. उन्होंने क्या किया, एक मेजॉरिटी ग्रुप को ही पावर नहीं दी, दैट इज उन्होंने सबको पावर शेयर इक्वल में रिप्रेजेंट किया ताकि कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी ग्रुप ना रहे. इसकी वजह से ब्रुसेल को हेडक्वार्टर
यूरोपियन इसकी वजह से क्या था, जो ब्रुसेल में स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने टू होल्ड दैट पावर शेयरिंग, उनको ब्रुसेल को एक हेडक्वार्टर बना दिया ऑफ यूरोपियन कंट्री। दैट इज अ मेजर थिंग। अगर कोई भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई हेडक्वार्टर, दैट इज ब्रुसेल। तो उतने बेल्जियम में सबसे ज्यादा कैपिटल एंड मोस्ट स्टेबल इकोनॉमिक और पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से ब्रुसेल वाज द कैपिटल, जिसको हेडक्वार्टर बना दिया गया ऑफ यूरोपियन कंट्री। सो इसके रिलेटेड हमें क्या पता चला कि बेल्जियम में एक हैप्पी एंडिंग होगी। दैट इज कि जो लोग झगड़ रहे थे बिटवीन फ्रेंच एंड डच पीपल, उनको एक इक्वल राइट देके उन्होंने शांत करवा दिया। दैट इज कोई वॉर क्रिएट नहीं होने दी। ये था बेल्जियम का पार्ट। अब आते हैं हम श्रीलंका के पार्ट पे। सो अभी तक हमने देखा बेल्जियम में कैसे शांति से इक्वल राइट्स दे के पावर शेयर करके एक कंट्री के राइट्स को क्रिएट करने वाली सिचुएशन को हैंडल कर दिया। लेकिन अब आते हैं श्रीलंका पे। तो श्रीलंका के इंट्रो देख लेते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जो कि फ्यू किलोमीटर्स है देन कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अबाउट 2 करोड़ पीपल की वहां पे पॉपुलेशन है, सेम एज हरियाणा। बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में हाफ ऑफ हरियाणा थी और यहाँ पे 2 करोड़ इक्वल टू हरियाणा है। नाउ कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब श्रीलंका को पढ़ने के लिए हमें 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज उसकी कंपोजिशन। फर्स्ट इज सिन्हाला स्पीकर्स। जो श्रीलंका में रहने वाले लोग थे उसमें फर्स्ट कम्युनिटी थी सिन्हाला स्पीकर, जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उनका परसेंटेज था अराउंड 74%। सेकेंड वन वॉज तमिल स्पीकर्स। तमिल स्पीकर्स में 2 टाइप के तमिल्स थे। एक थे इंडियन तमिल्स जो वहां पे ट्रांसपोर्ट हुए थे, दैट इज मीडिएट हुए थे, और सेकेंड थे तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका ओनली, और वो दोनों ही हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिनका परसेंटेज था अराउंड 18% पॉपुलेशन। थर्ड वो क्रिश्चियन, जो बोथ सिन्हाला एंड तमिल स्पीकर थे एंड उनका परसेंटेज था अराउंड 7%। तो अभी तक हमने क्या देखा, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, उसकी पॉपुलेशन सेम टू हरियाणा है, एंड थर्डली उसका कंपोजिशन जहां पे 3 टाइप्स के स्पीकर्स थे, सिन्हाला, देन तमिल, एंड थर्ड वन वाज क्रिश्चियन। मूविंग फॉरवर्ड, अब श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ कि वॉर क्रिएट सिचुएशन होने लगी। तो श्रीलंका में एक टर्म था दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म में क्या होता था कि हाउ श्रीलंका गवर्नमेंट फेवर्ड सिन्हाला, जो उनकी मैक्स पॉपुलेशन थी दैट इज सिन्हाला स्पीकर्स, उनको कैसे उन्होंने फेवर किया। So first was in 1956, an act was passed that recognized Sinhala as an official language. उन्होंने क्या कर दिया कि जितनी मोस्ट पॉपुलेशन है उनको ही फेवर करके उनका ही ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूट कर दिया। कितने ईयर में, 1956 में उन्होंने ऐसा किया। Now favorism towards Sinhala applicants for university position and government jobs. जो अदर कम्युनिटीज थी जो तमिल और क्रिश्चियन स्पीकर्स थे उनको फेवर नहीं करते हुए उन्होंने सिन्हाला एप्लीकेंट्स को मोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए फोर्स किया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट अ स्टेट शॉल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। जो हमने पहले पढ़ा कि सिन्हाला स्पीकर्स एक बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लॉ ही बना दिया दैट एवरीवन शुड फॉस्टर बुद्धिज्म, सबको बुद्धिज्म फॉलो करना पड़ेगा। ना इसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको कैसा लगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे और मेजोरिटी में कौन था, सिन्हाला स्पीकर। तो तमिल्स को कैसा लगा, तमिल्स फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। सिंपल सी बात है, अगर एक कोई कम्युनिटी को मेजोरिटी और फेवरिज्म दिया जा रहा है तो माइनॉरिटी को कैसा फील होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमारे बिलीफ्स और वैल्यूज को नहीं देख रही हैं। सेकेंडली, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाई करती है दैट इक्वल पॉलिटिकल राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। दैट इज सरेआम डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बिटवीन सिन्हालास एंड तमिल्स।
against them in getting jobs and other opportunities of their interest. As we have seen earlier कि सिन्हाला को तो और प्रमोट किया जा रहा था, मोटिवेट किया जा रहा था फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड जॉब, लेकिन तमिल्स को क्या डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था और उनको डिनाई करा जा रहा था फॉर द इक्वल जॉब्स एंड राइट्स. Third one was the relation between Sinhalas and Tamil got strained over time. That is, additionally वो strain होते जा रहे थे. एक time के बाद they started fighting. They start having a war, right? अब ये जो मेजोरिटिज्म हो रहा था उसको लेकर तमिल स्पीकर्स ने क्या एक्शन उठाया वो देखते हैं. सो डिमांड्स ऑफ तमिल स्पीकर वाज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. जो तमिल माइनॉरिटी थी उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाई, कम्युनिटी बिल्डअप की और गवर्नमेंट के सामने अपनी कुछ डिमांड्स रखी. तो फर्स्ट डिमांड वाज कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज दिया जाए जैसे कि सिन्हाला को दिया था. सेकेंड इज 1980 में उन्होंने डिमांड किया दैट इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. उन्होंने क्या किया, हमारा एक तमिल का अलग से ही स्टेट आप फॉर्म कर दीजिए ताकि हमें सिन्हाला के साथ compete ना करना पड़े. हमें एक अपनी अलग जगह मिल जाएगी जिसकी वजह से हमें कंपटीशन फील ना हो, हमें डिस्क्रिमिनेशन ना फील हो. ओके, नाउ दिस ये जो दो डिमांड्स थी उसकी वजह से क्या हुआ, जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी और तमिल गवर्नमेंट थी उनके बीच में बहुत टेंशन क्रिएट होने लगी. That is, this distrust between two communities act into a civil war. Civil war start हुआ जैसे हमने देखा था लास्ट चैप्टर में हिंदू और मुस्लिम के बीच में पोस्ट इंडिपेंडेंस वॉर के टाइम सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था. वैसे ही तमिल और सिन्हालास के बीच में दिस सिविल वॉर्स वाज स्टार्टेड. एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, 1000 ऑफ पीपल वर हैव बीन किल्ड. ये जो किल्ड था, ये जो पीपल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसकी वजह से thousands of people were killed. Now many families were favored to leave the country and many more lost their ended in 2009. क्या हुआ था, जो कि कंट्रीज को जो माइनॉरिटी ग्रुप थी उनको कहा गया था कि उनको कंट्री छोड़ना पड़ेगा and they have to end and leave the country and refugee many more to lost their lives and livelihood in this. और ये सब जाके कब खत्म हुआ, in 2009, very late at a time. Now moving forward, so ये जो दो कंडीशन थी बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका, हमने क्या नोटिस किया दैट बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई जिसकी वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन या मेजॉरिटी माइनॉरिटी ग्रुप फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन श्रीलंका में उसका अपोजिट हुआ. दैट इज श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं उठाया, कोई पावर शेयरिंग का प्रस्ताव नहीं रखा, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में सिविल वॉर हुआ और पीपल का डिटोरिएशन हुआ. नाउ इससे एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो पावर शेयरिंग है वो क्यों डिजायरेबल है, क्यों हमें करनी चाहिए. सो उसके दो मेन रीजन है. फर्स्ट इज प्रूडेंशियल, सेकंड इज मोरल. प्रूडेंशियल का मीनिंग ये होता है एन एक्ट ऑफ सर्विस जो हम केयर के प्रेजेंस में करते हैं, दैट इज आउट ऑफ इंटीग्रिटी, राइट. सो फर्स्ट इज प्रूडेंशियल रीजन. प्रूडेंशियल रीजन में क्या कहा गया है, रिड्यूस किया गया था पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स. क्यों, पावर शेयरिंग होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो दो ग्रुप थे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी उनके बीच में क्या होगी, रिड्यूस होगी कॉन्फ्लिक्ट की रीजंस. सेकंड इज टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. पॉलिटिकल ऑर्डर जो कि हमने देखी पहले हायरार्की में कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर होती थी, देन स्टेट गवर्नमेंट के पास, देन लोकल गवर्नमेंट के पास. लेकिन पावर शेयरिंग में क्या है, पावर शेयरिंग में इक्वल राइट्स मिलते हैं, इक्वल पावर मिलते हैं टू ईच रिप्रेजेंटेटिव. दैट इज सेंट्रल को भी इतना ही पावर है, स्टेट को भी इतना ही पावर है, लोकल को भी इतना ही पावर है. नेक्स्ट इज पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स. जैसे कि हमने देखा इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट के ग्रोथ के ऊपर के सबसे ज्यादा जो सिन्हालास थे उनको ज्यादा बेटरमेंट मिल रहा था एंड बेल्जियम में फ्रेंच लोगों को ज्यादा मिल रहा था. तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेटर आउटकम्स हैं वो इक्वली सबको मिलेंगे. नाउ व्हाट आर द मोरल रीजंस. ये तो प्रूडेंशियल था, आउट ऑफ केयर थी.
लेकिन मोरल रीजन क्या है? पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज अगर डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है इन ईच कंट्री तो हमें पावर शेयर करना पड़ेगा. Second is people have right to be consulted and how they are governed. Many people in democracy demand करते हैं कि हमें each government का स्पेसिफिकेशन चाहिए, हमें उनसे एक इक्वल राइट बात करने का मौका चाहिए. तो ये जो पीपल का राइट है टू बी कंसल्टेड एंड टू बी गवर्नड बाय स्पेसिफिक गवर्नमेंट, वो क्या हो जाती है, वो सिंप्लीफाई हो जाती है. एम्फसाइज ऑन वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज अ वैल्यूएबल, दैट इज कि ये जो पावर शेयर देखा हमने बेल्जियम में, उसकी वजह से क्या हुआ, जो कम्युनल राइट्स होते थे वो डिसॉल्व हो गए और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे. दैट इज एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया. लेकिन वही हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में क्या हुआ, राइट्स क्रिएट होने लगे और इंडिविजुअली लोगों को वो कंट्री छोड़ के जाना पड़ा. तो ये जो पावर शेयरिंग है वो क्या करती है, इनिशियली और एंडली हमें वैल्यूएबल शेयरिंग असेट देती है. दैट इज कि वो एक नर्चर करती है फॉर अ कंट्री. सो दीज वर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कि वो क्यों डिजायरेबल है. आपको दो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. फर्स्ट इज प्रूडेंशियल, सेकेंड इज मोरल. मूविंग फॉरवर्ड, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. अब पावर शेयरिंग हमने कर ली, लेकिन उसके क्या क्या फॉर्म्स हैं हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके टाइप्स पढ़ते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. हॉरिजॉन्टल क्यों कहा गया था कि इसमें जो पावर है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड थी. दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. तो इसे अगर हम सिंपली देखें तो पहले लेजिस्लेचर के पास पावर होती है, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशियरी. ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स पे की जाती है. दैट इज अगर आप इंडिया की बात करें तो हमें अगर कोई केस लड़ना है तो हम सबसे पहले क्या जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, लोकल कोर्ट्स में जाएंगे, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, देन स्टेट कोर्ट में जाएंगे एंड फाइनली हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. तो सिंपल लेवल ऑफ एक्सरसाइज है कि चारों में, पांचों में हमें क्या मिलेगा, एक बेटर व्यू मिलेगा अबाउट आवर केस. हमें जो इनजस्टिस हो रहा था वो सॉल्व होगा. तो सेम यहाँ पे सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज होती है लेकिन डिफरेंट पावर के साथ. दिस एंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स हैज अनलिमिटेड पावर. सबके पास एक लिमिटेड पावर ही होगी, जितना वो जस्टिस कर सकता है उतना ही करेगा. ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनल कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएंगे. तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ पॉइंट. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. क्यों, क्योंकि एक इनिशियल पावर में हम क्या करते हैं, चेक कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला के नहीं, और जो हमारा मोटिव था टू गेट अ जस्टिस वो हमें मिला के नहीं. सो दैट विल बी अ चेक एंड बैलेंस. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्गन्स ऑफ एक्सरसाइज हो रही है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, वो सेम लेवल पे है लेकिन डिफरेंट पावर में. Moving forward to power can be shared among a different level. Different level पे governments को power share कर दी है. This division is called vertical division of power. Vertical division of power क्यों? जैसे कि हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट हो गए वो पास करेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट पे. स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर होगी वो हम क्या करेंगे, लोकल गवर्नमेंट पे पास ऑन करेंगे. ओके. सो इसको हम वर्टिकल पोजीशन में देखें तो इट विल लुक लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट विल पास स्टेट गवर्नमेंट, देन पास लोकल गवर्नमेंट. ये कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट लेवल्स पे ओरिएंट होगा और उसका जो पावर शेयरिंग होल्ड है वो सबके पास इक्वली डिवाइडेड होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट. मूविंग फॉरवर्ड,
फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में थर्ड पॉइंट है, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। जैसे कि हम बेल्जियम का एग्जाम्पल लें, सो कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी थी। इट इज एन गुड एग्जाम्पल कि हमने एक कम्युनिटी को, एक स्पेशल डिफरेंशियल सोशल ग्रुप को पावर होल्ड की। तो बेल्जियम में क्या हुआ था, अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स बना दिए थे ऑफ जर्मन, फ्रेंच एंड डच पीपल। इंडिया में कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सो इंडिया में ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज को एक रिजर्व्ड ग्रुप डिक्लेयर किया था। ये जो रिजर्व्ड ग्रुप डिक्लेरेशन है वो उसको क्या करता है, एक डिफरेंट पावर देता है टू होल्ड द पावर। तो ये जो डिफरेंट ग्रुप्स एंड रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप को पावर शेयर की गई थी, सेम इंडिया में ऐसा था, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरीज को एक अलग से शेयर पावर की ऑफ रिजर्विंग देयर सीट्स इन एनी एजुकेशन और इकोनॉमिकल पार्ट। Moving forward to fourth and last point, that is power sharing in a political parties, pressure groups and movement control influence in the power. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पावर शेयरिंग थी वो पॉलिटिकल पार्टीज में इंडिविजुअली शेयर हो रही थी, प्रेशर ग्रुप्स में, मूवमेंट्स में, कंट्रोल देयर इन्फ्लुएंस इन देयर पावर। दैट इज, अगर कोई स्पेसिफिक ग्रुप में जाके मैं अपनी पावर शेयर करती हूँ, सो उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉम्पिटिशन होगा बिटवीन पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। एक मेजोरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप में ही सिंप्लीफाई नहीं होगी, दोनों क्या करेंगे, इक्वल राइट्स में दोनों अपना पावर शेयर करेंगे। तो इसकी वजह से जो वन हैंड मेजोरिटी थी उनको पावर नहीं मिलेगी। इसका एग्जांपल क्या है, व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म अलायंस टू कंटेस्ट एलिगेशन। हमने लास्ट टू लास्ट जेंडर वाले चैप्टर में देखा था कि एक कोलिगेशन इलेक्शन लड़ते हैं बिहार में, मोस्टली एनडीए का नाम सुना होगा। तो एनडीए क्या है, एक बिहारी कम्युनिटी और एक बीजेपी कम्युनिटी को मिक्सअप करके कोलिगेशन गवर्नमेंट बनाई थी, जिसकी वजह से जो बिहार में इलेक्शंस थे वो जीत गए। तो दिस अलायंस ऑफ ग्रुप, दिस कोलिगेशन गवर्नमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, पावर शेयर। दैट इज, वो दोनों ही गवर्नमेंट के पास इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल डिसीजन लेने के पर्सपेक्टिव्स होंगे टू टेक एन इमीडिएट एक्शन ऑन अ कंट्री एज वेल एज ऑन देयर पीपल। सो इसी के साथ हम चैप्टर क्लोज करते हैं। पावर शेयरिंग का बहुत इजी चैप्टर था, उसमें हमें बस 4 मेन पॉइंट्स रखने हैं। फर्स्ट इज बेल्जियम, बेल्जियम में क्या स्टोरी थी, उसकी अकोमोडेशन क्या थी। सेकेंड इज श्रीलंका, श्रीलंका में कैसे मेजोरिटिज्म हुआ था। थर्ड इज कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, उसके कौन से 2 पार्ट हैं, दैट इज डिजायरेबल, जो हमने पढ़ा था, मोरल एंड प्रूडेंशियल। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज के पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स है। तो 4 फॉर्म्स देखे हमने, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, देन कम्युनिटी गवर्नमेंट में पास करना पावर, एंड फोर्थ पॉलिटिकल पार्टीज में, दैट इज कोलिएशन गवर्नमेंट में पास करना पावर। इसी के साथ हम चैप्टर ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।